अस्सलामुअलैकुम। यार टारगेट चेस करना हो बड़ा तो इंडियन टीम माहिर। लो स्कोर का जो टोटल हो उस लो स्कोर को अगर डिफेंड करना हो तो इंडियन टीम माहिर। एक बात तो तय है कि इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है वो टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है और अभी से नहीं खेल रहा, वो एक अरसे से खेल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज है दुबई में खेलने का। सो यस, इंडिया को बिल्कुल एडवांटेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया दुबई में खेल रहा है, वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है, एक ही ग्राउंड जाता है, एक ही ग्राउंड आता है। लेकिन ये सारी बातें अब ये जो वावेला है मचाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तमाम तर बोर्ड्स अग्री थे कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इसी तरह होगी। तो जब इसी तरह होगी, अब अगर आपको इंडिया जीतता हुआ नजर आ रहा है और इस पर आप अगर वावेला मचा रहे हैं तो वो कहना फजूल है। पहले आप ये बात कर लेते तो समझ में भी आने वाली थी। सो अब इन चीजों पर रोना पीटना समझ से बाहर है। इंडियन टीम के जो अपने प्लान बी पर गई, क्योंकि इस पिच को देखकर जो मैं एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, शायद वहां पर उनकी जो टूरिंग मैनेजमेंट कमेटी है उसने इस बात को अंदाजा कर लिया था कि यहाँ पर बैटिंग करना आसान नहीं है। जब 30 रन पर 3 आउट हो गए थे और जब हम कमेंट्री कर रहे थे FM 106.2 पर, तो 15 ओवर्स तक गालिबन इंडिया ने 55 से ज्यादा डॉट बॉल्स खेलनी थी। और उस वक्त ये कहानी समझ में आ गई थी कि इंडिया एक ऐसी टीम है जो इतनी डॉट बॉल्स नहीं खेलती है। लेकिन क्योंकि इंडियन टीम अपने प्लान बी पर जा चुकी थी, टारगेट को रिवाइज कर चुकी थी 270 275 के लिए, सो लिहाजा उन्होंने वहां पर उनको अंदाजा हुआ कि यहां पर थोड़ा लेट खेलना है आपको और यहाँ पिच पर आपको टाइम देना है, जो एग्जैक्टली शिराज सैयद और साथ साथ हमने देखा कि उनके साथ अक्सर पटेल ने किया। दोनों ने जो बैटिंग की इस पिच पर, वो पिच की रिक्वायरमेंट को देख कर की है। लेकिन उससे पहले अगर ग्रैंड फिलिप्स के कैच की मैं तारीफ ना करूं, उनका ये कैच जिन्होंने विराट कोहली का लिया, उनका वो कैच जिन्होंने रिजवान के खिलाफ लिया, और एक और कैच मिड विकेट पे उन्होंने क्या शानदार 6-7 कदम वो आगे आए थे, आगे गिरकर उन्होंने कैच लेने की कोशिश की थी गालिबन पांड्या की, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हुआ था वहां पर। तो आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, और एक कोहली का जो कैच था, वो जब आप इस तरह के कैचेस पकड़ते हैं ना तो आपकी टीम में जान आ जाती है। और वही जान न्यूजीलैंड की टीम में आ गई कि जिस तरह का कैच यहाँ पर लिया ग्रैंड फिलिप्स ने, और एक आउटस्टैंडिंग कैच, सभी हैरान थे ना उस कैच पे। तो ऐसा कैच जिसपे सब हैरान हो, परेशान हो, फील्डर समेत, तो समझ लें कि वो एक आउटस्टैंडिंग कैच होता है जो कि लिया गया और जो मैच का नक्शा बदल देता है। साथ साथ एक और बात भी मानने वाली है कि इस पिच पे जिस तरह की बैटिंग हुई है, अगर आप शुभमन गिल को देखें, जिस तरह वो स्ट्रोक खेलने जा रहे थे, एक आध गेंद पे जिस तरह वो बीट हुए, लग नहीं था शुभमन गिल खेल रहे हैं। मेरी ये बात शायद बहुत सारे लोगों को सुनने में बुरी लगे, लेकिन शायद इंडियन की जो टॉप ऑर्डर की टीम है उनके लिए झटका लगना भी जरूरी था। उनके लिए झटका लगना इसलिए जरूरी था कि अब आपको सेमीफाइनल खेलना है और आपके टॉप ऑर्डर्स रन कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर वो फ्लॉप हुए हैं तो सेमीफाइनल में वो ज्यादा कॉन्शियस अप्रोच लेके जाएंगे, और ज्यादा कॉशियस अप्रोच के साथ जब वो जा रहे होंगे वहां पे, तो उनको ज्यादा बेहतर तौर पे डील कर सकेंगे। और फिर अगर मिडिल ऑर्डर में आप देखें कि अक्षर पटेल की वैसे भी बैटिंग हमने देखा कि नहीं आई थी, शिराज सैयद पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ 56 रन बना चुके हैं, तो एटलीस्ट जो आपकी मिडिल ऑर्डर है, चले एटलीस्ट उसको भी यहाँ पर मौका मिला। और फिर हार्दिक पांड्या जिन्होंने 45 गेंदों पे 45 रन किए। हार्दिक पांड्या जो लग रहा था कि बड़ा स्कोर उनको यहाँ पे करना चाहिए था, उसका रीजन ये है कि आखिरी 10 ओवर्स की हम बात करते हैं, जो डेथ ओवर्स हैं, वहां पर पांड्या का स्ट्राइक रेट 142 का है। 8.5 के रन रेट वो बैटिंग करते हैं आखिरी के 10 ओवर्स में। लेकिन क्योंकि जब उन्होंने हिट करने की कोशिश की, चार्ज करने की कोशिश की, जो उनसे नहीं हुई इस पिच पर, जिस तरह मैंने कहा कि इस पिच पे बड़ी हिट्स लगाना मुश्किल था, तो लिहाजा 45 पे उन्होंने जो 45 किए, जो 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, वो भी उनके 142 के स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग थी इस पिच पर, जो कि आसान नहीं थी, जिसके लिए मैंने कहा कि इंडिया ने अपने प्लान बी पर गई और टारगेट को रिवाइज किया। 250 उन्होंने किए, लेकिन शायद वो 20-25 रन यहाँ पे शॉर्ट रहे उनके हिसाब से, और 250 मुकम्मल करने के बाद जब यहाँ पे न्यूजीलैंड को मौका मिला इस टारगेट को चेस करने के लिए, तो सिवाय केन विलियमसन के यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हुआ। क्यों केन विलियमसन यहाँ पे खड़े हुए, उसका साफ सा रीजन था। केन विलियमसन की बैटिंग जो होती है वो यही होती है कि वो स्टे करते हैं, बॉल टू बॉल खेलते हैं, लाइक बाबर आजम। और उन्होंने जिस तरह बैटिंग की, तीनों स्टम्प्स को एक्सपोज उन्होंने किया। स्टम्प को एक्सपोज करते हुए वो लेट खेले, लेट कट शॉट उन्होंने मारे, क्योंकि इस विकेट की, इस पिच की रिक्वायरमेंट ये थी। और फिर जब वो बड़ी हिट लगाने के लिए जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उनसे वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनका वो गेम नहीं है। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे ग्लेन फिलिप्स आएंगे या डैरेल मिचेल आएंगे, वो जाकर बड़ी हिट्स यहाँ पर लगाएंगे, टॉम लैथम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी शॉट्स नहीं खेले, जिसकी वजह से प्रेशर केन विलियमसन के ऊपर आया, लेकिन उनका वो गेम नहीं था कि जिसकी वजह से वो यहाँ पर विकेट खो के चले गए। और फिर वरुण चक्रवर्ती, क्या मतलब उस बंदे ने यार सोचा भी नहीं होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ उसका डेब्यू होगा, सिर्फ एक मैच खेलेगा और फिर उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल के 5 आउट कर जाएगा। मतलब ये होती है किस्मत।
ये होती है मेहनत कि 33 साल की उम्र में जहाँ पाकिस्तान में हम देखते हैं इंडिया में डेब्यू नहीं होता है, वहाँ पर इतना एतमाद मैनेजमेंट का वरुण चक्रवर्ती के ऊपर, और इंग्लैंड के खिलाफ खिलाकर जो आज गेम खिलाया है चैंपियंस ट्रॉफी में, मुझे लगता है कि सेमीफाइनल के लिए भी वरुण चक्रवर्ती तो डेफिनेटली 5 आउट करने के बाद होंगे ही होंगे यहाँ पर। और अब इंडिया की जो एटलीस्ट स्पिन का डिपार्टमेंट है, उसने जो रेड की है आज न्यूजीलैंड के ऊपर, वो इंतहाई खतरनाक थी। अब जो इनका आगे चल के सेमीफाइनल होना है, और मुझे ये भी लगता है कि न्यूजीलैंड ने यहाँ जो सेमीफाइनल खेल लिया, इनफैक्ट न्यूजीलैंड ने जो आज ग्रुप मैच खेल लिया और वो सेमीफाइनल जीतते हैं अगर, तो और अगर इंडिया यहाँ से जीतता है तो न्यूजीलैंड के लिए एक लिहाज से ये अच्छा हो गया कि उनको दुबई में प्रैक्टिस मिल गई है, कंडीशंस को समझने का मौका मिल गया, एक एडवांटेज उनको मिलेगा अगर इंडिया फाइनल में आता है और न्यूजीलैंड फाइनल में आता है, वो वहाँ पर खेलते हैं। तो अब जो सेमीफाइनल की लाइनअप हो चुकी है कि जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा इंडिया के साथ और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया के साथ खेलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेमीफाइनल मैच है इंडिया के लिए आसान है। उसका रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइन है ना, वो इंडिया की शायान शान नहीं है। जहाँ हम सबको पता है कि ना पैट कमिंस हैं, ना स्टार्क हैं यहाँ पर, ना जॉश हेज़लवुड यहाँ पर आए हुए हैं, स्टोइनिस भी जा चुके हैं, रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, मिचेल मार्श भी नहीं है। तो जो एडवांटेज रहेगा इंडिया को यहाँ पर एक बहुत बड़ा, कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइन है वो इस तरह की नहीं है जो अप टू द मार्क हमें नज़र आती है, तो यहाँ पर सिर्फ इस वजह से इंडिया एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेकर जाएगी। और अगर साउथ अफ्रीका होती यहाँ पर सेमीफाइनल में इंडिया के मुकाबले में, तो मैं शायद यहाँ ये कहता कि मैच तगड़ा होने वाला है और इंडिया को यहाँ पर एडवांटेज नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं न कहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरह की क्रिकेट खेल कर आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, चाहे सुनने वालों को बुरा लगता है, अच्छा मैं साउथ अफ्रीका को वहाँ पर मार्जिन देता। क्योंकि अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ गई है और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह बॉलिंग लाइन हमें थोड़ी हल्की नज़र आ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐसा लग रहा है कि फेवरेट नहीं इंडिया है, जबकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच जो खेला जाएगा लाहौर में, ये एक इंटरेस्टिंग मैच होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच आखिर तक जाएगा। और उसका रीज़न ये है कि चाहे आप न्यूजीलैंड की बात कर लें या आप साउथ अफ्रीका की बात कर लें, दोनों में आपको ना सिर्फ बैटर्स अच्छे नज़र आते हैं, स्पिनर में कहीं न कहीं शायद साउथ अफ्रीका को ज़्यादा एडवांटेज चला जाएगा। थोड़ा-सा, या अब फिर न्यूजीलैंड की आप बात करते हैं फ़ास्ट बॉलिंग की और साउथ अफ्रीका की फ़ास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, तो यस, यहाँ पे मैट हेनरी ज़रूर मौजूद हैं जिन्होंने 5 आउट किए हैं, लेकिन वहाँ पर रबादा भी हैं, एनिगिडी भी हैं, तो एक थोड़ी-सी बेहतर बॉलिंग, फ़ास्ट बॉलिंग मुझे साउथ अफ्रीका की वहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि दोनों ही टीमें बड़ा अच्छा खेलती हुई आ रही हैं, न्यूज़ीलैंड को भी यहाँ पर जो शिकस्त हो गई है, वो एक झटका उनको भी यहाँ पर लग गया है, तो झटका लगना ज़रूरी था। सेमीफ़ाइनल में मैं यहाँ किसी को फ़ेवरेट नहीं कह सकता, क्योंकि एक मुझे लगता है कांटेदार मैच होगा और वो मैच आगे तक जाएगा, यानी कि आखिर तक जाएगा। और इंडिया का जो बहरहाल यहाँ पर मैच हुआ, जिस तरह मैंने कहा, एक थोड़ा-सा झटका लगना बैटिंग में ज़रूरी था, और वैसे भी इंडिया का देखो ना, किसी के साथ कोई तगड़ा मुकाबला तो हुआ नहीं है। वो पाकिस्तान के साथ खेले तो कोई आउटस्टैंडिंग मैच नहीं, सीधा-सीधा वन साइडेड मैच था। वो बांग्लादेश के साथ खेले, सीधा-सीधा वो वन साइडेड मैच था। अब जब उनका न्यूज़ीलैंड के साथ हुआ, पहली इनिंग में झटका लगा बैटिंग को, लेकिन उनकी बॉलिंग ने रिकवर कर लिया। मतलब 4-4 स्पिनर आपने खिला दिए यार। आपने सामने वाली टीम का जो है ना, वो तहस-नहस कर दिया 4 स्पिनर्स आपको खिलाकर। अब ये जो 4 स्पिनर्स हैं, इस वक़्त अगर आप चारों टीम्स को देखते हैं और अगर आप दुबई की कंडीशंस देखते हैं, तो दुबई की कंडीशंस और इंडिया के स्पिनर्स पूरे का पूरा सूट करते हैं। कोई और टीम आपके पास ऐसी नहीं है, ना ही वो न्यूज़ीलैंड है, ना ही वो साउथ अफ्रीका है, ना ही वो ऑस्ट्रेलिया है कि जिनके पास इस तरह से स्पिनर्स की फ़ौज हो और वो फ़ौज जो है दुबई की कंडीशंस में उनको फ़ायदा मिल रहा हो। तो अभी तक इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए यही लगता है कि इंडिया की टीम हमें फ़ेवरेट नज़र आ रही है, ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने पहले सेमीफ़ाइनल की आपसे बात की है। बाकी जब-जब सिचुएशन आगे चलती रहेगी, उसको हम देखते रहेंगे, लेकिन तमाम के तमाम जो इस वक़्त इंडियंस हैं, उनको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आपकी टीम ने जो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई यहाँ पर कर लिया है, और पहले तो क्वालीफ़ाई कर चुके थे, लेकिन लाइनअप जो है यहाँ पर मुकम्मल हो गई है, और लेट्स सी कि क्या होता है, कौन जीतता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।